लर्निंग विद A2 पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसी क्लास जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं आज आपको मॉडल पेपर कराऊंगा। पेपर यूपी बोर्ड का जो रसायन विज्ञान का पेपर आएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। तो हम 70 में से मैक्सिमम 60 से 65 या 70 नंबर कैसे ला सकते हैं, कैसे लेकर आते हैं, आज मैं उसकी आपको ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक के बताने के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि पेपर का कौन से भी पेपर होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज केमिस्ट्री के पेपर में कैसे रिएक्शन लिखी जाती हैं, कैसे जो है फार्मूले या कैसे रिएक्शन अप्लाई होती हैं, कैसे लैंग्वेज लिखा जाता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सही है। बोर्ड पर लिख रखा है, देखो बोर्ड पर लिख रखा है कि टाइमिंग जो होगा रसायन विज्ञान का जो पेपर आएगा, जो कक्षा 12 रसायन विज्ञान का जो पेपर आएगा 12th क्लास का बेटा, उसका टाइमिंग जो होगा 3 घंटे 15 मिनट होगा। 3 घंटे 15 मिनट होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे, मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो होंगे कितने होंगे, 70 नंबर होंगे। ठीक है बच्चे। और देखो मैंने दिख भी रखा है मॉडल पेपर 2023 का करा रहा हूँ आज आपके सामने, 2023 का मॉडल पेपर करा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन का तरीका क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, वो पूरी कंडीशन मैंने यहाँ लिख रखी है। जैसे कि मैं आपसे कहूँगा कि बच्चे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा वो 6 नंबर का आएगा। उसमें 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कै खे गे घे डे 6, यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या नंबर का आएगा बच्चे, ये आएगा हमारे पास 6 नंबर का पेपर, वो सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा। सही है। कै खे गे घे, एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो दूसरा क्वेश्चन देगा जाएगा हमें 8 नंबर। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी 4 ही क्वेश्चन आएंगे। तीसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। कै खे गे घे, एक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा, 2 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गए, 8 नंबर के। ठीक है बच्चे। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें, चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो कै खे गे घे, 4 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ संख्या क्या है बढ़ा दी गई है, यानी कि नंबर यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारे पास चौथा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 5वां क्वेश्चन भी 4 नंबर की होगा। 5वां क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 4 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है। 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, कै खे गे घे, 4 नंबर का 4 क्वेश्चन होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, 5वां वाला क्वेश्चन क्या नंबर देगा जाएगा, 16 नंबर। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, छठे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा कै और एक होगा खे। कै का भी अथवा होगा और खे का भी अथवा होगा। कै का अथवा में से या कै में से एक करना होगा, ऐसे ही खे के अथवा में से और खे में से एक करना होगा बच्चे। ठीक है। तो आपको छठा क्वेश्चन 10 नंबर देगा जाएगा। ठीक है। और 7वां क्वेश्चन भी सेम ऐसी प्रकार का होगा, वो भी क्या नंबर देगा जाएगा हमें, वो भी आपको 10 नंबर देगा जाएगा। टोटल 7 क्वेश्चन मिलाकर 70 नंबर देगा जाएंगे। अब मैं आपको ये मॉडल पेपर कराता हूँ कि 70 नंबर में से मैक्सिमम 65, 68 या 70 नंबर हम कैसे ला सकते हैं कम समय में, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अप्लाई करो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन करते हैं कै खे गे घे डे चे वाला। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर लिया बच्चे, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 6 नंबर देखा जाएगा। ये वाला प्रश्न, तो पहला भी जो प्रश्न है आपके सामने बच्चे इस टाइप से लिखा होगा। ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आना हर साल आता है कि कौन सी भी कोटि का अभिक्रिया, जो अभिक्रिया कोटि होती है, शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन कोटि की अभिक्रियाओं का मात्रक जरूर आता है, ये अभिक्रिया का वेग का मात्रक जरूर आता है। देखो मात्रक कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चे ये लिख रखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। इकाई यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है। ये यूनिट निकाल रहा है बच्चे। तो बच्चे किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रा निकालने के लिए, किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैंने प्रूव कराया पिछली क्लासों में। फार्मूला होता है K बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n, और यहाँ पर आ गया हमारे पास टाइम इनवर्स। टाइम मिनट में और सेकंड में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम दे रखा है हर जगह काय में दे रखा है बच्चे, वो दे रखा है सेकंड में। काय में दे रखा है सेकंड में। तो टाइम को हम सेकंड में लेंगे, टाइम को काय में लेंगे, हम सेकंड में लेंगे। तो टाइम की जगह हम सेकंड कर दें, पहले से पहले टाइम की जगह क्या करते हैं, सेकंड कर दें। एन क्या है, एन जो यहाँ पे जो एन है, एन क्या है, एन जो है एन है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया कोटि 1 प्रकार की भी, 2 प्रकार की भी, 3 प्रकार की और 0 प्रकार की हो सकती है। अगर बच्चे मैं एन की जगह आपको 0 रख कर दिखाऊं, 0 रखूं, तो के का मान जो निकल कर आ जाएगा, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस एन की जगह रखेंगे 0, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। सही है। के बराबर आ जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 रह जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा बेटा मोल लीटर, यहाँ भी 1 आ जाओ, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो पावर नीचे प्लस की ऊपर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और सेकंड इनवर्स। तो मोल
लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है बच्चे? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। अगर मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करूंगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करूंगा, उसका मात्रक क्या होगा? तो n बराबर आप कितना रखोगे? 1 रखोगे। फार्मूला अप्लाई करो, k बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का 1। n इक्वल टू कितना रख दिया मैंने? n इक्वल टू रख दिया 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो जब हम एक में से एक घटाएंगे तो 0 रह जाएगा, और जिसकी घात 0 होती है, यहाँ पे जो 1 का आ गया बच्चे, ये मोल बटे लीटर की पावर 0, और यहाँ पे क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स। बच्चे जिसकी घात शून्य होती है, जिस आधार की घात शून्य होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो k बराबर इसकी घात शून्य है, इसका मान 1 रख देंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या रह जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो हो गया, यानी कि सेकंड इनवर्स जो आ रहा है ये बेटा n बराबर 1 के लिए, यानी कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का है, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया का है, जबकि ये शून्य कोटि का अभिक्रिया का है। जब आप n की जगह कितना रखोगे? n की जगह आप जब 2 रखोगे तो 2 आप यहाँ रखो। चलो मैं यहीं अप्लाई कर रहा हूँ। k बराबर फार्मूला है मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n इक्वल टू कितना रखोगे आप? n इक्वल टू कितना रखोगे? 2। तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह गया? सेकंड इनवर्स। तो बच्चे k बराबर आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा मोल माइनस 1 लीटर और सेकंड इनवर्स, मोल माइनस 1 लीटर और सेकंड इनवर्स। ये आपके सामने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है बच्चे, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है, जबकि ये जो मात्रक होगा ये अभिक्रिया का वेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? वेग का मात्रक। सवाल जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? तो बच्चे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होगी वो बेटा ये होगी। प्रथम कोटि का अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? ये होगी। क्योंकि क्या लिख रखा है वहाँ पे? n बराबर 1। जब आप n बराबर 1 रखोगे, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया की इकाई क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास सेकंड इनवर्स। क्या आ जाएगी? सेकंड इनवर्स। तो पहले वाले का जो आंसर है वो क्या है? डी है, सेकंड इनवर्स। आप अपने बोर्ड में ऐसे, बोर्ड के पेपर में आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न क का उत्तर आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा, और आप यहाँ डी लिख के और आप सेकंड इनवर्स भी लिख के दिखाइए। ठीक है, इसको आप बहुत इस लेवल पर आप लिख के दिखाओगे सवाल को। ऐसे ही अगला सवाल है, देखो अब इसका अगले का उत्तर जो लिखा जाएगा वो ख का उत्तर इस टाइप से लिखा जाएगा, ख का उत्तर। तो बेटा कौन सा उत्तर सही है अभी चेक करके देखते हैं। ठीक है, ख का उत्तर। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे रब करता हूँ। देखो बेटा कह रहा है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होंगे? तो 180 ग्राम। तो बेटा W किसका? H2O। जल का जो W है ग्राम, वो कितना है बच्चे? वो दे रखा है 180 ग्राम। और जल का जो अणुभार होता है H2O का, वो अणुभार हो गया बच्चे 18 ग्राम पर मोल। अगर मैं मोल की संख्या निकालूं, n का मान निकालूं, तो हर फॉर्मूला होता है W/m। किसके लिए बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जल के लिए। हम बात किसे कर रहे हैं? H2O के लिए, जल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या निकालना है हमें? मोल की संख्या। तो बेटा H2O का मान कितना रखा है? 180 ग्राम बटे m H2O का मान है कि अणुभार कितना रखा है? 80 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कर गया, 18 को 180 को भाग करेंगे 18 से, तो बच्चा आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ आ गया 10, 30 अंक प्लेट के ऊपर पहुँच जाएगी, तो आ गया बेटा ये मोल। तो बेटा जल के क्या रहा है? कितने मोल जल होंगे? 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होंगे? तो बेटा 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होंगे? 10 मोल जल। तो ये भी उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है उत्तर। 10 मोल उत्तर ये सही है, जबकि ये भी उत्तर नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ख का उत्तर जो है वो क्या है? C, और आगे लिख दो 10 मोल। आगे ले देंगे 10 मोल, ये स्टेप से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आ गए। अब पहुँचते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे देखते हैं कि अभिक्रिया A+2B अभिक्रिया लिख रखी है बच्चे। हम कर रहे हैं गै का उत्तर ला रहे हैं कि गै का उत्तर कैसा आएगा। ठीक है बच्चे, तो अभिक्रिया A+2B अभिक्रिया जो लिख रही है हमारे पास A+ का 2B, एरो के बाद क्या लिख रखा है? उत्पादक लिख रखा है, उत्पादक। जबकि इसका वेग भी लिख रखा है, जबकि इसका वेग समीकरण भी लिख रखा है। यहाँ पे वेग समीकरण लिख रखा है R बराबर लिख रखा है कि A की पावर 1, जबकि B की पावर कितनी? 2। अगर आपको बच्चे कोटि का मान निकालना है, यदि आपको कोटि का मान निकालना है, तो कोटि का मान निकालने के लिए आपको जो अभिकारकों की जो सान्द्रता होती है, उनकी घातों क्या कर दो? जोड़ दो।
अभी कारकों की जो सारत होती है उनके उनके हाथों क्या कर दें बताओ, जोड़ दें, क्या निकल कर आ जाएगी, कोटि। और बेटा कोटि को डिपेंड करते हैं, एन से डिपेंड करते हैं। तो बेटे एन का मान कितना आ गया 1 + 2, तो एन का मान कितना आ गया 3। अर्थात मैं कहूँगा कि ये अभिक्रिया जो है हमारे पास तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बच्चे लेकिन सवाल के अंदर कोटि नहीं पूछ रहा है, चलो हाँ सवाल के अंदर कोटि पूछा दिखाई दिखे। अभिक्रिया A+2B उत्पादक के लिए वेग समीकरण ये दे रखा है, तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी, अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी, क्या 2 कोटि होगी, नहीं 3 कोटि होगी, सही आंसर 5 कोटि नहीं, 6 कोटि नहीं, तो आंसर क्या है थर्ड। तो आपको ऐसा लिखना है ज्ञ का उत्तर बी, ज्ञ का उत्तर बी, और आपको यहाँ भी लिख के दिखाना है बेटा 3, ज्ञ का उत्तर बी और है का लिखना है आपको 3, यानी कि ऑप्शन का भी नंबर डालना है आपका कि क्या है, खे है, गे है या डे है, जो भी है ABCD जिस रूप से लिखा हुआ है आपको। अगर आपका डी उत्तर है, मान लो किसी के लिए डी उत्तर, तो आपको डी लिखना है, फिर उस उत्तर के जो नाम लिख रखा वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अगला सवाल पर देखते हैं, कैनोजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, कैनोजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है बच्चे वो होता है SCHO, और कैनोजारो अभिक्रिया जो होगी तो हम बोलेंगे कैनोजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु होते हैं, तो एक अणु ओढ़ लो SCHO और उसकी अभिक्रिया किसी भी कास्टिक क्षार से, कास्टिक क्षार 2 होते हैं, एक तो होता है हमारे पास KOH और एक क्या होता है हमारे पास NaOH। ये प्योर कास्टिक क्षार है, जबकि और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे 2 बता रहा हूँ मैं आपको, एक होता है KOH, एक क्या होता है NaOH। अगर मैंने एक कास्टिक क्षार से रिएक्शन करा दी NaOH से, तो बच्चे कैनोजारो अभिक्रिया होती क्या है, कैनोजारो अभिक्रिया जो होती है जब 2 फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर एक तो बनता है मैथिल अल्कोहल और दूसरा जो बनता है वो बनता है सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट। तो बच्चे सवाल कह रहा है कि कैनोजारो अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि ये क्या लिख रखे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु हैं बच्चे 2 अणु हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु, कैनोजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु क्या बनाते हैं, मैथेन नहीं, मैथिल अल्कोहल ये बना हुआ बेटा, ये क्या नाम लिखा हुआ उसका, ये लिखा हुआ बेटा मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, एल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ठीक है, ये लिख रखा है मैथिल अल्कोहल, सही है, मैथिल अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनोजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, मैथेन नहीं, मैथिल साइनाइड नहीं बनेगा, एथिलमीन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन क्या रह गया मैथिल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन समझ में आ गया आपके। तीसरा बात देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 डे आ गया हमारे पास, क्या रहा है RNH2CH3Cl और 3KOH एल्कोहलिक RNCO3KCl 3H2 अभिक्रिया है, क्या ये बुटाज अभिक्रिया है, क्या ये कार्बोनिल अभिक्रिया है, क्या ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, या सिम्ट अभिक्रिया है, सभी अभिक्रिया को प्रूव करके देखते हैं। नंबर अगर मैं ए पर बात करूँ तो ए पर जो लिख रखी है वो लिख रही है बुटाज अभिक्रिया। बुटाज अभिक्रिया जो होती है एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एक अणु ये लिख रखा है मैंने, एक अणु हम इधर लिख देंगे, एल्किल हैलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, जिसको लिखते हैं इंग्लिश में ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अगर हीट करेंगे तो बच्चे यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 2NaX और साथ में क्या रह जाएगा, साथ में रह जाएगा RR, यानी कि यहाँ रह जाएगा एल्केन, क्या रह जाएगा एल्केन, ठीक है बच्चे। तो बुटाज अभिक्रिया में क्या बनना है एल्केन, तो ये बुटाज अभिक्रिया नहीं है, ये बुटाज अभिक्रिया नहीं है, जबकि बुटाज अभिक्रिया ये है, बुटाज अभिक्रिया क्या होता है प्रोडक्ट के रूप में बनता है एल्केन, जबकि है क्या है एल्किन आइसोसाइनाइड है, ठीक है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की बात करेंगे तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो कि 6 नंबर पर लिख रखा, हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया होती है वो RCONH2 की अभिक्रिया Br2 से कराते हैं और साथ में कराते हैं 2KOH, वो भी कौन सी फॉर्म में होता है एल्कोहलिक फॉर्म में, के की जगह। अब हम इसको नीचे करके देखते हैं तो बच्चे के +4KOH ले लो, 4KOH, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ और कास्टिक ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षार के साथ क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, तो अभिक्रिया के बाद जो बनता है वो बनता है RNH2 और साथ में बनता है KBr जो भी 200 गुणा मानेंगे, साथ में बनता है K2CO3 और साथ में बनेगा 2H2O, ठीक है। तो बेटे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्किल एमीन और एल्किन अमीन, और जबकि बुटाज अभिक्रिया बनता है एल्केन, लेकिन आना क्या है एल्किल आइसोसाइनाइड, तो ये भी नहीं है ऑप्शन,
सीमेंट अभिक्रिया की बात करेंगे, सीमेंट अभिक्रिया, तो सीमेंट अभिक्रिया क्या है? सीमेंट अभिक्रिया CH3COOH की अभिक्रिया N3S से करेंगे तो सामने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे वो बनता है CH3NH2 और फिर साथ में बनेगा CO2 और फिर साथ में क्या बनेगा H2O। तो बच्चे सीमेंट अभिक्रिया ये है, तो सीमेंट अभिक्रिया में भी एथिलेमिन बना, जबकि कार्बिल हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या बना? RH2 बना। दोनों कैसे बने बताऊँ हमारे पास? ये सेम बने, ठीक है, जबकि इसमें क्या बनता है? एल्केन। तो ये अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो बच्चे एल्किल आइसोसाइनाइड जो बनेगा वो किससे बनेगा? कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है? जब एथिल अमीन की अभिक्रिया, जब एल्किन अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ जो कि एल्कोहली फॉर्म में होता है के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसको कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो गया बच्चे वो क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बा, ठीक है। आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे? डा का उत्तर, डा का उत्तर, उत्तर, ठीक है। क्या है उत्तर? डा का उत्तर है हमारे पास बा। और बा लिखने के बाद आपको लिखना है कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ऊपर तो आपको लिखा भी होगा, बहुविकल्पी प्रश्न चल रहा है ये, ठीक है। ऊपर लिख दोगे आप पहले ही पेज, जब क्वेश्चन आप स्टार्ट करोगे ऊपर लिख दोगे बहुविकल्पी प्रश्न, समझ जाएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो बेटा ये कह रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होंगे? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होंगे? तो ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज को अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो बेटा इसमें एक होता है एल्डिहाइड समूह, जबकि ये एक ऐसे हम इसको स्टेप से लिखता हूँ, देखो पहले लिख लूँ मैं इसको, ये मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ नहीं ग्लूकोज पर एक ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए साथ कम से 15 से 20 घंटे लगातार डिस्कस होगी, जब जाकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसकी डिस्कस होती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही छोटी सी बात बता रहा है कि ग्लूकोज के अंदर कितने प्राथमिक एल्कोहल होंगे। तो बच्चे देखो ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है, जबकि ये ग्लूकोज का क्या है? संरचना सूत्र है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस कार्बन की तो बेटा ये प्राथमिक 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि इसके साथ एक कार्बन तो लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसलिए कौन सा कार्बन होगा? ये 1 डिग्री कार्बन होगा। जबकि इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा हुए हैं, एक कार्बन वो लगा हुआ, एक कार्बन ये लगा, क्या होगा बताओ यहाँ पर? 2 डिग्री। इस वाले कार्बन के साथ भी 2 कार्बन लगा हुए हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये भी 2 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि 2 कार्बन लगा हुए हैं, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री होगा, क्योंकि एक कार्बन ऊपर है एक कार्बन नीचे। ये वाला कार्बन कितना है? 1 डिग्री। ये कार्बन क्या बच्चे? ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो ग्लूकोज के सूत्र में एक जो होता है एक एक जो होता है ग्लूकोज के सूत्र में एक जो होता है ये होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह होता है। एक क्या होता है? एल्डिहाइड समूह। जबकि बेटा 4 ये क्या है बताओ? 4 क्या होते हैं? 4 जो होते हैं वो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। 4 की अगर हम बात करें, 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? वो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल। 4 होंगे द्वितीयक एल्कोहल। भाई ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो एल्कोहल के अंदर एक जो होता है वो होता है एल्डिहाइड समूह, जबकि 4 जो होते हैं वो होते हैं द्वितीयक एल्कोहल। और एक जो रह गया ये हो गया हमारे पास, एक जो होता है वो होता है प्राथमिक एल्कोहल। अब एल्कोहल को तो आप चाहे इसको लिखवा रखा हो जगह, ये लिख रखा है एल्कोहलिक समूह। तो बच्चे ये सवाल कह रहे हैं ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं? ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल होते हैं? 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, ठीक है। ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सवाल होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देकर जाएगा 8 नंबर बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 4 सवाल होंगे। पहला सवाल जो है 2 नंबर में क्या कह रखा है? एक अभिक्रिया का वेग दे रखा है, एक अभिक्रिया का वेग है, लिख देंगे बेटा पियर्सन संख्या लिख देंगे। ऐसा क्या है? पियर्सन संख्या 2 का उत्तर, 2 का कै का उत्तर, 2 कै का उत्तर इस टाइप से लिख देंगे आप, ठीक है बच्चे। तो कह रहा है एक अभिक्रिया का वेग दे रखा है, अभिक्रिया का जो वेग दे रखा है यानी कि के, वो दे रखा है के ए की पावर दे रखी है 1/2 और बी की पावर दे रखी है बच्चे वो 3/2, करेक्ट है।
तो कह रहा है इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। इस अभिक्रिया क्या ज्ञात करनी है हमें? कोटि। बेटा कोटि जो होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं n से। कोटि जो होती है वो अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, अभिकारकों की जो सांद्रता, उनकी जो घात होती है उनको जोड़ दिया जाता है। अभिकारकों की सांद्रता की जो घात होती है उनको जोड़ दिया जाता है। अगर अभिकारक की सांद्रता की घातों को अगर हम जोड़ दें, अभिकारक की सांद्रता की घातों को अगर हम जोड़ दें, सही है, तो क्या निकल कर आ जाएगा बच्चे? वो कोटि निकल कर आ जाएगा। देखो कोटि निकल कर आ जाएगा, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 1 + 3/2, सही है। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो n का मान कितना आ गया बच्चे? n का मान आ गया 2, यानी कि ये अभिक्रिया कौन सी है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सही है। तो n का मान कितना आ गया बच्चे? 2। कह रहा है अभिक्रिया कोटि ज्ञात करो, तो बेटा ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। 2 नंबर में सवाल हो गए। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल में देखते हैं, हम यहाँ करते हैं अगला सवाल, यहाँ कर देखते हैं। 2 द्रव है A तथा B, सही है। ये केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, जबकि ये सॉल्यूशन से है। ठीक है, 2 द्रव है A तथा B। एक मैंने लिक्विड मान लिया, इधर की साइड लिक्विड A मान लो, एक लिक्विड A हो गया, और एक लिक्विड क्या मान लिया मैंने? एक लिक्विड मान लिया मैंने B। ठीक है बच्चे, 2 द्रव हैं, 2 द्रव A तथा B हैं, जिनके वाष्प दाब दे रहे क्रम से। पहला वाष्प दाब दे रखा किसका? A का। फिर वाष्प दाब किसका दे रखा है? B का। तो A का जो वाष्प दाब दे रखा है, A का जो ठीक है, ए का जो वाष्प दाब दे रखा है, तो वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करते हैं P0 A से। ए का जो वाष्प दाब दे रखा है वो बच्चा दे रखा है 80 mm। क्या दे रखा है? 80 mm। ठीक है, जबकि बी का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करते हैं P0 से, लेकिन किसके लिए? बी के लिए। कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमारे पास 60 mm। फिर कह रहा है ए के 3 मोल हैं। ए के कितने मोल हैं? 3 मोल। तो बेटा मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन किसके मोल? ए के कितने मोल हैं? 3 मोल। जबकि बेटा बी के कितने मोल दे रखे हैं? तो बेटा बी के मोल दे रखे हैं इन्होंने। बी के कितने मोल हैं? बी के मोल हैं 2 मोल। तो बी के दे रखे हैं 2 मोल, सही है। बी के दे रखे हैं 2 मोल, जबकि ए के कितने दे रखे हैं? 1 मोल। ठीक है, तो कह रहा है कुल दाब ज्ञात करो। डाल्टन का नियम होता है, एक होता है डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम होता है कि विलयन में जितने भी अवयव हैं उनके दाबों का जो योग कर देंगे, उसको पी टोटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी टोटल, सही है। लेकिन यहाँ पे कितने द्रव हैं? 2 द्रव हैं, तो दोनों द्रव का पी ए तथा पी बी निकाल दो, तो पी टोटल खुद निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोलस, हम जानते हैं राउल्ट का नियम। बच्चे तो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट का जो नियम होता है, राउल्ट का नियम है लिखता हूँ मैं। राउल्ट का जो नियम होता है, राउल्ट का नियम डिपेंड करता है, यानी कि राउल्ट बताता है कि जो आंशिक दाब होता है वो मोलंस के समानुपाती होता है। और ऐसे तो कोष्ठक निकालते हैं, क्या निकालते हैं? P0 क्या निकालते हैं? P0 x निकालते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम बच्चे ये लिख रखा है, P बराबर P0 और x है, सही है। तो बेटा x का मान कहीं नहीं दे रखा, तो x का मान अगर हम निकालना है, x का मान निकालना तो बस फार्मूला होता है NA/NA प्लस हमारे पास NB। ऊपर जो मोल अंश होता है, जिसको मोल अंश या मोल प्रभाव बोलते हैं, वो होता है अवयवों के मोल अंश तथा विलयन के मोल अंश का अनुपात जो होता है वो मोल अंश कहलाता है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? a की बात कर रहे हैं। तो बेटा x a का मान अगर आप निकाल लोगे तो n a का मान कितना रखा है? 3। n a का मान कितना रखा है भी 3 रखा है, जबकि n b का मान कितना रखा है? 2। तो बच्चे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 3/5। एक्स ए का मान कितना आ गया? एक्स ए का मान बच्चे आ गया वो हमारे पास कितना आ गया? 3/5। अगर मैं एक्स बी की बात करूं, एक्स बी की बात, तो फार्मूला बन जाएगा एन बी बटे में एन ए और प्लस हमारे पास एन बी। एन बी को जो मान दे रखा वो दे रखा है 2, एन ए का मान 3 और बटे यहाँ पर 2 बटा आया 2/5। तो 2 बात आ गई हैं। एक आ गया है एक्स ए का जो मान आ गया बड़ा 3/5 आ गया, जबकि एक्स बी का जो मान आ गया वो आ गया 2/5, सही है। ऊपर रफ करते हैं जिससे कि जगह बन जाए सवाल पे, ठीक है। अब हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम जो होता है वो बच्चे वो होता है P बराबर P0 x ही होता है। जगह बनाते हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम लिखते हैं। राउल्ट का जो नियम होता है वो होता है P बराबर P0 x, ये राउल्ट का नियम होता है। अब इस राउल्ट के नियम को आपको लगाना है लिक्विड ए के लिए। लिक्विड किसके लिए? ए के लिए। इधर जो लगाना है किसके लिए? लिक्विड बी के लिए। लिक्विड बी के लिए लगाओ, ठीक है। लिक्विड ए के लिए अगर आप बात करोगे लिक्विड ए के लिए, तो बच्चे पी ए और प्लस P0 ए और एक्स ए,
बी के लिए बात करोगे इसलिए हमको तो हम लगाएंगे पी बी और पी नोट बी और हमारे पास एक्स बी, करेक्ट है, ठीक है। पी ए का अगर आपको मान निकालना है, पी ए का मान आपको निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा, देखो पी ए का पी नोट ए का मान कितना रखा है, पी नोट ए का मान दे रखा आपको 80, कितने दे रखा है 80, जबकि एक्स ए का मान कितना रखा आपको दे रखा है बेटा 3/5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको काटेंगे तो 16 पंजे 80, तो पी ए का मान जो आ जाएगा वो बच्चा आ जाएगा 16 × 3 = 48, 16 × 48 mm। यह आ गया हमारे पास पी ए का मान। तो बच्चे पी ए का मान कितना आ गया, पी ए का मान आ गया 48 प्लस पी बी का मान निकालेंगे तो बेटा पी बी का मान निकालने के लिए यहाँ दे रखा है पी बी का मान निकालने के, पी नोट बी का मान दे रखा है, पी नोट बी का मान कितना रखा है 60, जबकि एक्स बी का मान कितना निकाल लिया हमने 2/5, सही है। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो क्या फिर कटेगा 12 फिर कटेगा, तो पी बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 24 mm, 24 mm। पी ए का मान कितना आ गया है, पी ए का जो मान आ गया है वो आ गया है 48, जबकि पी बी का मान कितना आ गया, वो आ गया 24, कितना आ गया 24, सही है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 72 mm, 72 mm। तो बेटा पी टोटल का मान कितना आ गया 72 mm। तो दो द्रव ए तथा बी के बास दाब 80 और 60 दे रखे हैं, ए का मोलस दे रखे हैं 3 और बी के मोलस कितने दे रखे हैं 2। तो कह रहा है विलयन प्राप्त विलयन का बास दाब क्या होगा। तो बच्चे सवाल जो आ गया आपका आंसर कितना आ गया 72 mm, पी टोटल का मान जो आ गया। हल्का सवाल था, बहुत इजी सवाल था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या रहा है, देखो यहाँ पे सवाल नंबर 2 जो है, चलो थोड़ा जगह बनाते हैं, हम जगह बनाकर देखते हैं। समझते रहो सवालों को, सिर्फ करते रहो, कुछ ज़्यादा भारी एग्जाम नहीं आता है, सिर्फ आपका अभ्यास होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप आंसर पेपर करोगे, जितना ज़्यादा आप आंसर पेपर करोगे, लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा आप आंसर पेपर करोगे, लास्ट के 1 मंथ में या 1.25 मंथ के 1.5 मंथ के अंदर जितना ज़्यादा आंसर पेपर करते हो, इतने नंबर आपके बेस्ट होते हैं, सही है। पूरे 2 साल की मेहनत है, फर्स्ट ईयर इंटर की मेहनत जो है 3 घंटे में 3.25 घंटे में बिल्कुल फिनिश हो जाएगी अगर आपने कुछ नहीं करा तो। इसलिए लास्ट के मंथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट के मंथ में आप सभी बच्चे जितने भी आप यूपी बोर्ड में हैं, जो भी केमिस्ट्री वाले बंदे हैं या ऑल सब्जेक्ट कुछ भी होगा, आप जो है आंसर पेपर लगाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर जाकर देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर जाकर देखो, ये बेटा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में जाकर देखते हैं, एल्किल साइनाइड का जल अपहरण की अभिक्रिया लिखो। तो बेटा एल्किल साइनाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है आर, साइनाइड जो होता है वो होता है CN, क्या होता है CN, ऐसे लिख दो RCN की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, एल्किल साइनाइड का जल अपहरण करना है, मैं क्या करना है जल अपहरण। तो बेटा रिएक्शन किससे कराएंगे, HOS से रिएक्शन कराएंगे, ऊपर लिख देंगे बेटा H पॉजिटिव, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो बन जाएगा RCOO, क्या बन जाएगा NH2। यानी कि एल्किल साइनाइड का जब जल अपहरण करते हैं तो बनता है बेटा क्या, एमाइड बनता है, एल्किल एमाइड। तो क्या हो गया बताओ, ये एल्किल एमाइड हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विटामिन ए तथा विटामिन सी का रासायनिक सूत्र तथा स्रोत बताओ। विटामिन ए तथा विटामिन बी का रासायनिक सूत्र बे स्रोत बताओ, किस में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, विटामिन बी किसमें पाया जाता है, या सी किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख रखा था बेटा, ये लिख रखा विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ए का जो सूत्र होता है, जो रासायनिक विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C20H30O, और इसका नाम जो होता है बच्चे वो होता है रेटिनॉल, जिसका नाम क्या होता है, वो नाम होता है इसका रेटिनॉल। केमिस्ट्री नाम जो होता है क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया, ठीक है बच्चे। अब स्रोत की अगर हम बात करें, किसके, विटामिन ए की स्रोत की अगर बात करें तो बेटा ये पाया जाता है गाजर में, किस में, गाजर में, दूध में भी पाया जाता है, मक्खन में भी पाया जाएगा, खमीर में भी पाया जाएगा, खमीर सही है, मछली के यकृत में भी क्या पाया जाएगा बताओ, ये तीनों में क्या पाया जाएगा बच्चे, तीनों में जो पाया जाएगा इनमें, सॉरी इस सब की बात करें तो बताओ ये क्या हो गया, बताओ ये विटामिन ए हो गया। विटामिन ए का सूत्र C20H30 और इसका नाम क्या होता है, रेटिनॉल। स्रोत की अगर बात करें, क्योंकि वो स्रोत ही बूझ रहा है, साथ में क्या बूझ रहा है बच्चे, वो स्रोत ही बूझ रहा है। स्रोत की अगर बात करें, गाजर में मिलेगा, ये दूध में, मक्खन में, खमीर में, मछली में, मछली के यकृत में मिलेगा। अगर हम विटामिन अगर मैं सी की बात करूँ तो विटामिन सी का जो फार्मूला होता है वो C6H8 और O6 होता है, इसका नाम होता है एस कोर्बिक अम्ल,
एस्कोर्बिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो फार्मूला होता है वो ये लिख रखा है C6H8O6 और नाम क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। सूत्र की अगर बात करें, नाम तो सूत्र तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी स्रोत की बात करूं तो विटामिन सी का जो स्रोत है बच्चे, स्रोत की अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्या बोलते हैं, नींबू में। खट्टे पदार्थ जितनी होते हैं, नींबू, टमाटर, मौसमी, संतरा, सही है, आदि। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी खट्टी जो चीज़ें होती हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है बच्चे, ये विटामिन सी की बात आ गई। ठीक है, तो बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कै खे गे घे तीनों करा दी हैं। अगले उस पर जाकर देखते हैं, अगले उस पर जाकर तीसरा सवाल आ गया आपका। तीसरा सवाल जो आ गया ये भी 2 नंबर का मिलेंगे। तीसरे जो सवाल होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है स्टार्टिंग में, इंट्रो में, कि तीसरे नंबर का जो सवाल होगा, 4 सवाल होंगे, एक सवाल 2 नंबर का होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन जो 8 नंबर देखा जाएगा। सबसे पहला क्या है? समपरासी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। तो बेटा समपरासी विलयन किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर बिलियन से है, सॉरी चैप्टर नंबर बिलियन से, क्योंकि एनसीईआरटी ने आगे पीछे चैप्टर कर दिए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर सोल्यूशन से सवाल दे रखा है। ये समपरासी विलयन किसे बोलते हैं? तो हम बोलेंगे, परिभाषा लिखनी है इसमें, सीधी सी बात आपको लिखना है कि ऐसे 2 विलयन जिनको अर्धपरागमी झिल्ली द्वारा अलग कर देने पर उन दोनों विलयनों के पराशरण दाब कैसे रहते हैं? समान रहते हैं, समपरासी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात करके अगर हम बात करें तो जब किन्हीं 2 विलयनों के यदि पराशरण दाब कैसे हैं बताओ? समान है, तो उसे समपरासी विलयन कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो बेटा WBC यानी कि लाल रुधिक कोशिकाएं जो होती हैं, WBC, तथा 0.16 m NaCl का जो विलयन होगा वो 0.16 m NaCl का जो विलयन होगा वो समपरासी विलयन होगा। इस 0.16 m NaCl के विलयन में WBC को रख देने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों विलयन के, एक तो WBC का विलयन हो गया, एक 0.16 m NaCl के विलयन हो गया, दोनों को एक जगह रख देने पर तो इनमें पराशरण दाब कैसा रहेगा बताओ? समान रहेगा, इसलिए इनको समपरासी विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल की बात करेंगे तो कह रहा है कारण सहित निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बताओ। कारण सहित निम्न अभिक्रियाओं की क्या बतानी है बच्चे? कोटि बतानी है। ठीक है, कारण सहित निम्न अभिक्रियाओं की कोटि बतानी है। तो बच्चे अभिक्रिया लिख रखी है CH3, अभिक्रिया लिख रखी है CH3, सॉरी से चेंज करते हैं, अभिक्रिया लिख रखी है बेटा CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, एरो के बाद लिख रखा है CH3 COO Na और साथ में लिख रखा है बेटा C2H5OH। सही है, तो लिख रखा है एथिल एसीटेट की अभिक्रिया कास्टिक क्षार के साथ करने पर सोडियम एसीटेट और एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। तो कह रहा है इस अभिक्रिया की कोटि बताओ कि कोटि क्या होगी। तो बच्चे मैंने अभी बताया था कि आपका जो बेग होता है, बेग को रिप्रेजेंट करते हैं R से, R जो बराबर होता है कि अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारक की जो सांद्रता होगी, एक अभिकारक कौन है? एक अभिकारक दे रखा है COO C2H5, एक अभिकारक ये दे रखा है। ठीक है, इसकी सांद्रता हम स्टेप से 1 बना लेंगे। सही है, और एक अभिकारक दे रखा है आपको NaOH, एक दे रखा है आपको NaOH। इसकी सांद्रता भी आप क्या बना लेंगे बताओ? इसकी सांद्रता भी आप 1 बना लोगे। ठीक है, इसकी सांद्रता भी आप क्या बना लोगे? 1 बना लोगे। ठीक, तो बेटा कोटि की बात करूँ किसकी बात करूँ बच्चे? मैं अगर कोटि की बात करूँगा तो कोटि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। कोटि को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम n से करते हैं। तो n का मान अभिकारकों की जो सांद्रता होगी उसकी घात की जो योग होगा, उसे क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो बच्चे कोटि के आगे हमारे पास 2 कोटि का अभिक्रिया आ गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे कारण सहित निम्न अभिक्रिया कोटि बताइए। तो बेटे कोटि तो है 2 प्रकार की। सही है, और कारण क्या है कि एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया की कोटि में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, इसलिए इनको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और हम और कारण लिखेंगे अर्थात करके एथिल एसीटेट की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल दे रखा बच्चे, सवाल नंबर गैप पे जाकर देखते हैं। तो लिख रखा है आपका सवाल गैप है
उपसेचन यौगिक CuNH3 का होल 4 SO4 में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी में Cu की क्या 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 निकालनी है हमें, Cu की निकालनी है बेटा ऑक्सीकरण संख्या। तो बेटा सवाल लिख रखा है CuNH3 का होल 4 और बाहर लिखना है हमें SO4 में किसकी निकालनी है, Cu की क्या निकालनी है हमें, Cu की निकालनी है बेटा ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालनी है हमें, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो बेटा NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी आती है 0, जबकि NH3 जो होता है वो सॉरी ऊपर ये रह गया SO4 की जो ऑक्सीजन नंबर आती है वो आती है -2, जबकि Cu की ऑक्सीजन की क्या करनी है मैंने बताओ निकालनी है। तो बेटा यहाँ पे Cu दे रखा है और 4 NH3 दे रखे हैं और एक SO4 दे रखा है बराबर 0। Cu की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, उसको x मान लें, 4 गुणा उदासीन लिगैंड से 0 होगी, SO4 और माइनस के 2 वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन संख्या भी 2 आ जाएगी बराबर हमारे पास 0, ये लिख रखा है। ठीक है, x बराबर 0 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा -2 बराबर हमारे पास 0, तो बेटा x का मान आ जाएगा +2। x क्या है, x जो है x के हमारे पास Cu, तो Cu की ऑक्सीजन कितनी आ गई +2। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। कह रहा है ग्लूकोज के ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखना, ओनली समीकरण लिखना। तो मैंने अभी ग्लूकोज का फार्मूला लिखाया था CHO, लिखवाया था अभी आपको ग्लूकोज का फार्मूला, थोड़ा तेज कलर करते हैं इसमें। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला लिखाया था मैंने CHO, ठीक है, और नीचे हा CHOH का होल 4 और लास्ट में था हमारे पास CH2OH। इसकी अभिक्रिया कह रहा है ग्लूकोज की अभिक्रिया, सवाल कह रहा है ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल Br2 और साथ में क्या है H2O, ब्रोमीन जल के साथ। तो बेटा ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये कौन लिख रखा है, ये क्या बताओ बच्चे, ये है ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज। ब्रोमीन जल की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। सही है, तो क्या बनेगा COOH और नीचे लिख रखा है CHOH, CHO का होल 4 और साथ लास्ट में लिख रखा है CHOOH। ये आ गया बेटा, इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक, इसका नाम हो गया बेटा ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। सही है, तो सवाल कह रहा है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना, ओनली रासायनिक समीकरण लिखना, कुछ नहीं बताना। तो ये क्या देखो क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल। सही है, कितने सवाल हो गए, 3 सवाल। ठीक है, अगले सवाल पहुंचते हैं बेटा। नैनो समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। तो सवाल नंबर जो चौथा होगा वो 4 सवाल होंगे, एक सवाल क्या नंबर का होगा, 3 नंबर का। तो चौथा सवाल जो देखा जाएगा वो कितने नंबर देखा जाएगा, वो देखा जाएगा 12 नंबर। ठीक है, पहले नैनो समीकरण लिखिए तथा इसकी उपयोगिता बताइए। तो बेटा नैनो समीकरण जो होती है, पहले माना एक अपचयन अभिक्रिया लिख रहा हूं, माना अपचयन अभिक्रिया, माना अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार है, अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो बेटा अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार लिख दिया मैंने, मान लिया कि मैंने M+N एक्वस है, यहां बना लिया मैंने। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया लिखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, M सॉलिड। ठीक है, नैनो समीकरण लिखेंगे तो बच्चे नैनो समीकरण होती है EM+ का M और M, सही है, बराबर E0 M+ का N और N M। ठीक है, -2.303 RT अपॉन क्या होता है, NF होता है, और log बेस 10 क्या होता है, Kc। बेटा ये जो है हमारे पास ये नैनो समीकरण है, ये क्या बताओ, ये हमारे पास आगे नैनो समीकरण है। ठीक है बच्चे, क्या है बताओ, ये नैनो समीकरण है। ठीक, ये नैनो समीकरण आ गई। जहाँ पर Kc की अगर बात करेंगे तो Kc डिपेंड करता है, Kc की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है उत्पादक, क्या डिपेंड करता है, उत्पादक की सांद्रता बटे किसकी, अभिकारक की सांद्रता, किसकी, अभिकारक की सांद्रता। तो बेटा उत्पादक कौन है, उत्पादक की बात करें तो ये क्या है, ये उत्पादक होता है, इसकी बात करें तो ये क्या है, उत्पादक, जबकि ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक। उत्पादक की बात करेंगे तो बेटा समीकरण बनकर आ जाएगी EMN ऐसे लिखा जाएगा इसको, बराबर E0 M⁴N और M माइनस के 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10। उत्पादक कौन है, उत्पादक M है तो M की सांद्रता हो जाएगी, और अभिकारक कौन है, M+N है, इसकी सांद्रता होगी। तो ये क्या है बेटा, ये जो है ये क्या है, ये नैनो समीकरण है। ठीक है, नैनो समीकरण में अगर हम बात करें कि नैनो समीकरण हमें लिख दी है और साथ में क्या कह रहा है कि इसकी एक उपयोगिता
उपयोगिता बताओ। तो बेटा नैनस समीकरण जो है हमारे पास, नैनस समीकरण की जो उपयोगिता की अगर बात करेंगे, उपयोगिता की अगर हम बात करेंगे तो ये विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने में यूज होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, ज्ञात करने में यूज होता है, किसका, नैनस समीकरण का। ठीक है, अगला सवाल पहुंचेंगे। अगला सवाल क्या है, क्लियर करते हैं पहले इसको। अगले सवाल पहुंचेंगे तो अगला सवाल कर रहा है कि Cr+2 और Fe+2 में से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो बेटा प्रबल अपचायक, ये सवाल जो आपका बना है वो बना है विद्युत रासायनिक श्रेणी से, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है उसमें विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है वहाँ से ये सवाल बना है। ठीक है, तो सवाल कह रहा है बच्चे कि Cr+2 में Cr+2 और Cr+2 और Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है। तो बेटा Cr की अगर हम बात करें, Cr+ का 2 और Cr का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो होता है माइनस के 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट। जबकि जो आयरन दे रखा है Iron+2 और आयरन का जो मान होता है वो दे रखा है बच्चे, वो होता है माइनस के 0.44 वोल्ट, 0.44। ठीक है, 0.44। ठीक है, तो देखो एक बात देखो, किसी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी ये बताती है किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान, यानी कि मानक अपचयन विभव का मान जितना ज़्यादा माइनस में होगा, वह धातु उतनी प्रबल अपचायक होती है। ठीक है, उतनी प्रबल क्या होगी बताओ, अपचायक होगी। तो बेटा इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है 0.77, जबकि इसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 0.44 वोल्ट। तो बेटा प्रबल अपचायक कौन है, तो प्रबल अपचायक क्या है, हमारे पास Cr है। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर E0 Cr+Cr का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0.44 है, जबकि E0 Fe+2 Fe बराबर माइनस का 0.44 वोल्ट है। सही है, Cr+2 से Cr का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज़्यादा होने का कारण, मानक का अनुपात ज़्यादा होने का कारण, जितना ज़्यादा माइनस में होगा वो उतना ज़्यादा माना जाएगा। माइनस का जितना ज़्यादा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान माइनस में होगा वो उतने ज़्यादा क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो हम लिखेंगे E0 Cr+2 से Cr का मान 0.77 ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, प्रबल अपचायक है। ठीक है, अगला सवाल पहुँचते हैं। एसिडीकरण पर टिप्पणी लिखो। एसिडीकरण की अगर हम बात करेंगे तो बेटा एसिडीकरण जो होती है, एसिडीकरण की अगर हम बात करें तो बेटा ये फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया है, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया है, क्राफ्ट अभिक्रिया। और फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। देखो फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, जब बेंजीन की अभिक्रिया, सवाल क्या रहा है, जब बेंजीन की अभिक्रिया बच्चे CH3Cl से और बच्चे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बेटा एथिल बेंजीन बनती है, नहीं मैथिल बेंजीन, सॉरी क्या बताऊँ, हमारे पास मैथिल बेंजीन बनती है, मैथिल बेंजीन बनती है। साथ में बनेगा HCl, साथ में क्या बनेगा HCl। मैथिल बेंजीन को ही हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइलुइन बोलते हैं मैथिल बेंजीन को, क्या बोलेंगे बताओ, टाउलिन। लेकिन सवाल क्या है, सवाल क्या है, एसिडीकरण की अभिक्रिया लिख के दिखानी है आपको, एसिडीकरण की अभिक्रिया। तो देखो मैं लिख के दिखाता हूँ एसिडीकरण की अभिक्रिया। आप मान लो कि मैं यहाँ पे फिनोल मान रहा हूँ, मैंने भी ले लिया यहाँ पे फिनोल की अभिक्रिया अगर मैं CH3COCl से कराऊँ और बच्चे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं बताओ, हम हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से क्या निकलेगा Cl, तो बच्चे यहाँ निकल जाएगा HCl। ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है एसिटिक क्लोराइड, जबकि इसका नाम क्या है, ये बच्चे ये नाम है हमारे पास फिनोल। क्या नाम है, फिनोल। तो बेटे प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रो इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। सही है, एक बनेगा COCH3 और प्लस एक और बनेगा, फिर इधर लिख दें आप, यहाँ बनेगा OH और यहाँ बनेगा COCH3। बच्चे नहीं, यहाँ पे नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ बनेगा बच्चे, यहाँ बनेगा COCH3। तो बेटा ये बनता है 80%,
जबकि ये कितने परसेंट बनता है, ये बनता है 20%। कह रहा है एसिडीकरण की अभिक्रिया लिख कर दिखाओ। तो बेटा ये क्या है, एसिडिलीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक क्लोराइड से अभिक्रिया हुई है और इसमें 20% और 80% जो प्रोडक्ट बन कर आ रहे हैं उसको ही 20% 80% जो प्रोडक्ट बन कर आ रहे हैं उसको ही फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया के साथ साथ उसको एसिडीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। एसिडिलीकरण का मतलब हो गया एसिडिक क्लोराइड से अभिक्रिया, या फिर एसिडिक क्लोराइड से अभिक्रिया ना दिखाओगे आप तो बच्चे आप दिखा दो, एसिडिक क्लोराइड से अभिक्रिया ना दिखाओगे तो आप दिखा दो एसिटिक एनाहाइड्राइड से। एसिटिक एनाहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3CO और होता है CH3। प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो उपस्थिति किसकी होगी बते, वो होगी निर्जल AlCl3 की। निर्जल AlCl3 के साथ क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से H निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे, H जाएगा इसके साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्म में बनकर आ जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में ये दो बंदे आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा प्रोडक्ट की, अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट में दो आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा हमारे पास OH और इधर क्या आ जाएगा COCH3, या हम बात करेंगे OH नीचे का आ जाएगा COCH3, ठीक है। तो बेटा एसिडीकरण की अभिक्रिया की बात करें तो बेटा ये भी एसिडीकरण की अभिक्रिया है, जबकि ये भी क्या है, ये भी एसिडीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। दोनों क्या उनसे अभिक्रिया बताओ, ये दोनों अभिक्रिया है एसिडीकरण की अभिक्रिया। आप सिर्फ बोर्ड में एक ही एसिडीकरण की अभिक्रिया लिख कर दिखा दो, आप लिख कर दिखा दो ये, ठीक है। फिल्डक्राफ्ट को लिख कर दिखाई अभिक्रिया, मैं आपको बताना होगा बेटा फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें टॉलिन वगैरह बनते हैं, टॉलिन वगैरह फॉर्म बनती है, ये हम बोलेंगे बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होनी चाहिए। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया हो रही है तो वो फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रोटीन का वृत्तीकरण किसे कहते हैं, सेंसिटिव लिखो, प्रोटीन का वृत्तीकरण। आप देखो ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से है, जे अणु चैप्टर से है। जे अणु चैप्टर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बाद टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होता है, उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन 4 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रोटीन का लास्ट में आगे टॉपिक होता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो बेटा इसका जो आपको हिंदी लिखनी है, इसका जो आपको आंसर लिखना है वो स्टेबिस लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी माध्यम से। हम बोलेंगे प्रत्येक प्रोटीन प्रकाश गतिशील यानी कि प्रकाश क्रियाशील होती हैं। आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, प्रत्येक प्रोटीन प्रकाश क्रियाशील तथा कोलाइडी होती हैं। जब किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो वो स्कंदन या कोलाइड बनाते हैं, सही है, स्कंदन या कोलाइड बनाते हैं। स्कंदन या कोलाइड बनाने की प्रक्रिया, स्कंदन या अपक्षेपण बनने की प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो अंडे को गर्म करने पर अंडे का सफ़ेद हो जाना, ठीक है। दूध से दही का बनना, दूध से दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को क्या करते हैं, जमाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो दूध से दही का बनना ही प्रोटीन का वृत्तीकरण की बात करेंगे। या लिक्विड अंडे से ठोस अंडा बनना यानी कि सफ़ेद अंडा बनने की प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी बताओ, वृत्तीकरण कहलाएगी। ये सारे एग्जाम्पल क्या है, वृत्तीकरण के एग्जाम्पल हैं। मैंने आपको बताया था कि अंडे की अगर हम बात करें, कभी क्लास में मैंने बताया होगा आपको, अंडे की अगर हम बात करें बच्चे तो अंडे का 4 भाग मानूंगा मैं, अंडे के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला बाहर वाला जो भाग होता है वो होता है COCO3 का, यानी कि अंडे का जो खोल होता है जो हम फेंक देते हैं खाने के समय, वो फेंक देते हैं, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, सही है, जो कि वो भी खाने योग्य होता है लेकिन ज़्यादा ठोस होता है, ठीक है। बॉडी उसको पचा नहीं पाती है, इसलिए उसको खाते नहीं है। अंडे के अंदर जो झिल्ली होती है, अंडे के अंदर जो झिल्ली होगी इस टाइप से, जो अंडे के अंदर झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम होता है, वो होता है SPM झिल्ली, SPM झिल्ली। अंडे का ये वाला भाग जो होता है, जो सफ़ेद भाग होता है अंडे का, उसको बोलते हैं बेटा प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं प्रोटीन। जबकि ये क्या होता है, ये होता है फैट बसा, ठीक है। तो बेटा अंडा क्या है, एक प्रोटीन है, अंडा क्या है, एक प्रोटीन। और जब उसका पीला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बसा। अंडे के ऊपर झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं SPM झिल्ली। और सबसे बाहर वाला जो कवक होता है अंडे का, उसको काय का बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख कर दिखा दियो आप, प्रोटीन का वृत्तीकरण की परिभाषा के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख कर दिखा दियो, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा हमारे पास 4 नंबर का, तो टोटल 5 में क्वेश्चन देखा जाएगा आपको। 5 4 4 चौक 16 नंबर, 5 में क्वेश्चन देखा जाएगा, 16 नंबर देखा जाएगा। एक क्वेश्चन क्या नंबर का होगा,
4 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन है, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला सवाल दे रखा है, ये भी सोल्यूशन चैप्टर से कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का पराशरण दाब ज्ञात करो। पराशरण दाब ज्ञात करो, जबकि आर का मान दे रखा है बच्चे, जबकि आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है, यहाँ देखो आर का मान दे रखा है, वो दे रखा है 0.0821, सही है, लीटर, सही है, लीटर और ATM मोल इनवर्स और दे रखा है बेटा केल्विन इनवर्स, सही है, लीटर ATM मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। यानी कि टेम्परेचर जो दे रखा है इस जगह वो कितना रखा है, टेम्परेचर दे रखा है बच्चे, वो क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा टेम्परेचर दे रखा है, वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें टेम्परेचर का मान काय में चाहिए, टेम्परेचर का मान चाहिए केल्विन में। तो हम लिख देंगे 27 प्लस डिग्री सेल्सियस को चेंज करें केल्विन में, तो बेटा 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन टेम्परेचर कितना आ गया, टेम्परेचर आ गया बच्चे 300 केल्विन, ठीक है। m/10 ये देखिए सारता, m/10 का मतलब हो गया, m/10 का मतलब हो गया, इसको लिखेंगे अर्थार्थ, इसको लिखेंगे अर्थार्थ। m का मान दे रखा है बच्चे, वो दे रखा है 1/10 मोल बटे लीटर, क्या दे रखा है, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, सही है। तो m क्या है, m क्या है, मोलरता है, ये सारता बोल दो, m क्या है, मोलरता या सारता है, ठीक है। m/10 का मतलब हो गया, m का मान है 1/10 मोल बटे लीटर, सही है। पराशरण दाब ज्ञात कर रहा है, पराशरण दाब को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। पाई का मान क्या कर रहा है, वो ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो देखो करते हैं सवाल को, हम जानते हैं पराशरण दाब को निकालेंगे तो हम जानते हैं अदर गैस समीकरण होती है, उससे अदर्स विलयन समीकरण बनती है। तो पाई B बराबर होती है NRT, पाई बराबर होती है NRT, S भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा सवाल में, R लिख रखा, तो मैंने इस जगह R मान लिया। पाई का मान निकालेंगे तो बच्चे N/B RT ऐसे लिख सकते हैं हम, पाई बराबर N/B RT, ठीक है बच्चे। क्योंकि बच्चे N बटे जो B होता है वो होता है मोलरता के बराबर, किसके बराबर होता है, मोलरता के बराबर, सही है। मोलरता और ली भी रखा बेटा, मोल बटे लीटर जो किसके बराबर होगा, M के बराबर होगा। तो बेटा समीकरण को मैं इस टाइप से ले सकता हूँ, N/B का B की जगह रख दूंगा, मैं रख दूंगा M और R और T। पाई का अगर हम मान निकालेंगे तो बेटा M का मान जो आ गया, M का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 1/10, R का मान दे रखा है 0.0821 और इसका मान दे रखा है 300, ठीक है। पाई का अगर हम मान निकालेंगे तो बच्चे 0.0821 गुणा में 300 और बटे में दे रखा है 10, पॉइंट हटेगा, कितने जीरो बढ़ेंगे, पॉइंट हटेगा तो बच्चे जीरो बढ़ेंगे हमारे पास 4 जीरो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 821 गुणा में 3, बटे में कितने जीरो, बटे में रह जाएंगे हमारे पास 3 जीरो, ठीक है। गुणा करेंगे इसकी, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, बटे में कितना हमारे पास 3 जीरो। कैलकुलेशन करेंगे, 3 संख्या बार पॉइंट लाएंगे तो बेटा आ जाएगा 2.463 ATM। तो बेटा पाई का जो मान आ गया, पाई का मान जो आ गया वो आ गया 2.463 ATM। ये देखो इतना इजी सवाल था, इतना हल्का सवाल हो गया, हल्का सवाल था बहुत। तो बेटा पराशरण दाब जो आ गया हमारे पास, पराशरण दाब जो आ गया वो आ गया 2.463 ATM, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है, बस इतना सा सवाल करके दिखाना, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, छोटा सवाल था, इस टाइप से करके दिखाना है। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चे पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स से सवाल दे रखा है, ये पहले इसको रफ करते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, अगला सवाल करके दिखाते हैं आपको। सवाल खेमा करते हैं अब। खेमा सवाल की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है पीड़ितन कोटि की अभिक्रिया में एक समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है बेटा N2O5 गैस, एरो के बाद दे रखा है 2NO2 प्लस 1/2 O2, 2NO2 प्लस 1/2 O2, सही है, 1/2 O2, 318 K पर, 318 केल्विन पर। तो बेटा ये दे रखा 318 केल्विन पर, सही है। N2 की प्रारंभिक सांद्रता, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता बेटा है लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति, है लिखेंगे बेटा प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति में टाइम कितना रखा है 0 मिनट, टाइम का मान जो दे रखा है वो कितना रखा है, सॉरी, है लिखेंगे बच्चे प्रारंभिक स्थिति। टाइम दे रखा है बच्चे वो दे रखा है 0 मिनट, कितना दे रखा है 0 मिनट। तो इसकी सांद्रता मान लो R0, तो बच्चे R0 जो दे रखी है वो दे रखी है 1.24 10 की पावर कितनी 2, देखो 1.24 10 की पावर 2 मोल बटे लीटर ये दे रखी है, सही है। ये इंटू ले रखा है, ये पावर माइनस के 2 लिख रखी है, सही है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो बच्चे ये लिख रखा है यहाँ पे, ये आ गया मोल बटे
लीटर। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, कह रहा है N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 1.24 10 की पावर -2 मोल बटे लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 10 के पावर -2 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो टाइम कितना रखा बेटा, टाइम दे रखा हमारे पास 60 मिनट। 60 मिनट के उपरांत कितनी रह गई, 60 मिनट के उपरांत रह गई 0.20 10 के पावर -2 मोल बटे लीटर रह जाती है। तो कह रहा है बेग स्थिरांक गणना करो, बताओ कितना बेग स्थिरांक होगा। तो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बेग स्थिरांक की गणना करो। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन समीकरण दे रखा है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया समाकलन समीकरण दे रखा है, नहीं है, पता होना चाहिए आपको, होता है 2.303 के बराबर होता है 2.303 t log बेस 10 r नोट बटे में हो गया हमारे पास r। ठीक है बच्चे, ये होता है। तो देखो मान रखो, अगर हम बात करें 2.303 अपॉन में t का मान दे रखा है 60 और बच्चे है दे रखा है log बेस, r नोट का मान दे रखा है 1.24 10 की पावर -2 बटे में 0.20, r का मान दे रखा है 60 है, r का मान कितना रखा है 0.20 10 की पावर -2 बेटे 10 की पावर -2 से 200 कट गई और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम k की बात करें तो k का मान आ जाएगा 2.303 अपॉन में कितना 60 और log बेस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 124 बटे में कितना, बटे में रह जाएगा हमारे पास 20, बटे में कितना रह जाएगा 20। सही है, काटेंगे 200 तो कटेगा हमारे पास 62 बार। सही है, तो बेटा ये और मोडिफाई करेंगे तो आ जाएगा 2.303 और बटे में कितना है 60 और log बेस 6.2 आ जाएगा। ठीक है, 62 काटेंगे लेकिन बटे में 10 भी रह गया, एक संख्या का पॉइंट लाएंगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 6.2। क्योंकि हम जानते हैं log बेस 6.2 का जो मान होता है वो होता है 0.79। कितना होता है 0.79। तो बच्चे के का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2.63 अपॉन में 60 और log बेस 10 6.2 का मान कितना है वो होता है 0.79। सबकी आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो 0.03 मिनट इनवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा मिनट इनवर्स। तो बेटा के का मान जो आ गया वो 0.03 मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, मिनट इनवर्स आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देखियो, एक तरफ रख करके देख लियो, इसकी गुणा से करियो, फिर उससे 6 से भाग कर दियो, 0.03 के आसपास आ जाएगा सवाल। ठीक है, अगला सवाल पर जाकर देखते हैं। हो गया सवाल ये भी। अगला सवाल पर जाकर देखते हैं, संकरण तत्वों की 4 विशेषता बताओ। संकरण तत्वों की 4 विशेषता बताओ। इसको पहले रफ करते हैं, यहाँ को जगह बनाते हैं। बहुत हल्का सवाल दे रखा है अगला भी, संकरण धातु की 4 विशेषता बताओ। संकरण धातु कौन सी होती है, डी ब्लॉक के तत्व संकरण धातु कहलाती हैं। सभी धातुएं संकरण धातु नहीं होती हैं। सेकंड एक जो जिंक हो गया हमारे पास, और CD या Hg या Cn जो होता है वो संकरण धातु नहीं होती हैं। तो कह रहा है संकरण धातुओं की 4 विशेषता बताओ। तो बेटा ऊपर लिखोगे आप संकरण तत्व। चलो संकरण तत्व की 4 विशेषता। पहली विशेषता ये होगी कि सभी संक्रमण तत्व, चलो मैं बोल के बता रहा हूँ। पहला तो आपको यही लिखना है कि सभी संक्रमण तत्व रूम टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, परंतु मरकरी एक अपवाद है जो कि रूम टेम्परेचर पर द्रव होती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं, सभी संक्रमण तत्व वो संकुल योगी बनाते हैं। तीसरी बात करेंगे, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। चौथी अगर हम बात करेंगे, सभी संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सभी संक्रमण तत्व परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सभी संक्रमण तत्व धातु होती हैं। धातु तो ये ऊष्मा तथा विद्युत क्या होंगे, सुचालक होंगे। छठे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे सभी संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। ऐसे मैं 10-12 पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। अब अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे, देखो अगला सवाल दे रखा बच्चे, अगला सवाल दे रखा है उप सहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति के नामकरण पर संचित टिप्पणी लिखिए। मैंने ये जो सवाल दे रखा है 4 नंबर का सवाल,
उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण पर संचित टिप्पणी लिखिए। तो बेटा संचित टिप्पणी लिखना बहुत आसान है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की आईयूपीएसी 7 ट्रिक लगा रखी है मैंने उस जगह। मैंने बताया था कि 7 ट्रिक को द्वारा आप किसी की भी आईयूपीएसी नाम निकाल लोगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 7 ट्रिक लगाई है मैंने, एक वीडियो बनाई है पूरी 1 घंटे 6 मिनट की, उसमें टोटल मैंने आपको आईयूपीएसी सिखा रखी है बहुत अच्छा करके। तो बेटा उसकी जो 7 ट्रिकें हैं वही आप इसकी जी हाँ आकर लिख दो। पहली ट्रिक क्या थी कि देखो आपको लिखना भी क्या है और ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं आपको। जो पहला पॉइंट लिखना है कि संकुल यौगिक में संकुल यौगिक का नाम लिखते समय धनायन का नाम सबसे पहले और ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो संकुल यौगिक में 3 प्रकार के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास धनात्मक लिगेंड, एक ऋणात्मक लिगेंड, एक होता है उदासीन लिगेंड। धनात्मक लिगेंड्स के नाम के अंत में यम लगता है, जबकि नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के अंत में ओ लगता है, जबकि उदासीन लिगेंड्स के नाम के अंत में कुछ नहीं लगता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे संकुल यौगिक में संकुल यौगिक अगर धनाभिसित है, संकुल यौगिक अगर धनावेशित और उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होता है वही नाम रहेगा, परंतु संकुल यौगिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु का जब नाम लिखोगे तो उसके नाम के साथ क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। पॉइंट नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा पॉइंट क्या था कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालकर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के साथ ही छोटे ब्रैकेट में रोमन अंकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दी जाती है। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि संकुल यौगिक में 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स होते हैं तो उनका नाम लिखते समय इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल हम यूज करते हैं, सही है। 6 पॉइंट की अगर हम बात करेंगे कि संकुल यौगिक में अगर कोई लिगेंड्स सेतु अवस्था में यानी कि सेतु ब्रिज अवस्था में है तो उसका नाम लिखते समय उसके नाम के आगे म्यू लगा दिया जाता है। ये 6 पॉइंट आप लिख दोगे, 4 या 5 पॉइंट लिखोगे और इसका पॉइंट का देखो आपको ये पॉइंट भी तैयार हो जाएगा और आपको टोटल आईपीएसी नाम निकलता कैसे वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन आप हमारी एक वीडियो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आईयूपीएसी 7 ट्रिक है, इन 7 ट्रिक है फॉर आईयूपीएसी नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक वीडियो बना रखी है, हो जाकर देखियो, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा, निम्नलिखित संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था। 6वां क्वेश्चन आ गया, अब तो 6वां क्वेश्चन आ गया। 5वां क्वेश्चन तो मैंने बता दिया बच्चे आपको, अब आ गया यहाँ पे 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संकुल यौगिक को कोई आईयूपीएसी नाम लिखना है, प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और इलेक्ट्रोविन्यास भी करना है, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाकर देखो, तुरंत हर किसी का नाम निकल कर आ जाएगा। मैंने होप पे ऑक्सीजन संख्या में निकाली है और मैंने आईपीएसी नाम निकाले। तो वो जो 7 ट्रिको वाली जो मैंने आईपीएसी वीडियो बनाई है आप सर्च करके देख लो, आप चैनल पर जाओ सर्च करके देखो, उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको कि कोऑर्डिनेशन 7 ट्रिक फॉर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईयूपीएसी मैंने ऐसे कोई लिख रखा हो सके, ठीक है। तो बेटा इनका आईयूपीएसी नाम कैसे निकलता है मैं और है ही बता रहा हूँ आपको। देखो कह रहा है सवाल कितने में, देखो 6वां सवाल आगा 10 नंबर में। 6वें सवाल के 2 सवाल होंगे, एक होगा क्या वाला, एक होगा ख्या वाला। क्या का भी अध्याय होगा और ख्या का भी अध्याय होगा। तो पहले मैं बताओ 6वां सवाल को जो क्या है अध्याय वाला करें या फिर हम क्या वाला करें। तो बेटा हल्का जो हल्की अगर बात करेंगे तो बेटा क्या वाला काफ़ी हल्का है, क्योंकि इसमें चित्र वगैरह बनेंगे, रासायनिक समीकरण लिखे जाएंगे। तो बेटा आईयूपीएसी तो आता है बोर्ड में, ठीक है। देखो तो हम ये क्वेश्चन कर लो, निम्नलिखित संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखना। तो पहले हम उठाते हैं इसको, ठीक है। पहले की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये लिख रखा के और अंदर लिख रखा उसको CrH2O का होल 2, C2O का C2O4 का होल 2 और बाहर लिख रखा है 3H2O। क्या रहा है इस संकुल यौगिक आपको क्या बताना, आईपीएसी नाम बताना है, इसकी बतानी है आपको ऑक्सीकरण अवस्था। तो बेटा पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, एक पोटेशियम है, एक Cr है, 2 H2O है और 2 C2O4 है प्लस 3 H2O है बराबर 0। कोई अभ्यास नहीं है, 0 मान लेंगे, ठीक है बच्चे। तो बेटा देखो पोटेशियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है, पोटेशियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो होती है बच्चे +1, जिसके निकालते हैं +1 जिसके निकालें उसे x मान लें। जल की जो ऑक्सीजन संख्या होती है उदासीन लिगेंड से जल, तो बेटा इसकी जो ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी वो बच्चे 0 हो जाएगी 2। ऑक्सीलेटो की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो होती है बच्चे -2। जल की कितनी होती है बच्चे 0 होगी, उदासीन लिगेंड से बराबर 0। तो +1 x, इसको छोड़ दो, इसको पूरे को छोड़ दो, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दो तो प्लस माइनस के 4 हो जाएगा बराबर हमारे पास 0। x का मान निकालेंगे तो बच्चे +4 -1 कितना आ जाएगा +3। तो बेटे
कितनी ऑक्टेट संख्या आ गई इसकी ऑक्टेट संख्या आ गई बेटा प्लस के 3। कितने आगे बच्चे, ये आ गए हमारे पास प्लस के 3। अब नाम लिखते हैं, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम, सबसे पहले क्या लिखेगा पोटेशियम, क्योंकि मैंने बताया है कि बच्चे सबसे पहले पोटेशियम, क्योंकि धनायन संकुल यौगिक में धनायन का नाम सबसे पहले जबकि ऋणायन का नाम सबसे बाद में लिखा जाता है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये धनायन है जबकि क्या है ऋणायन। तो सबसे पहले नाम किसके लिखा था धनायन का, उसके बाद किसके लिखा आता है ऋणायन का। इसमें भी इंग्लिश अल्फाबेट लगाओ, पहला ये इसका नाम होता है एक्वा, इसका नाम होता है ऑक्सिलेटो। तो बेटा ए पहला आता है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे डाई एक्वा, डाई एक्वा। फिर लिख रखा है डाई ऑक्जेलेटो, डाई ऑक्जेलेटो। फिर अगर मैं कह रहा हूँ कि संकुल यौगिक अगर नेगेटिव चार्ज वाला है तो सेंटर मेटल एटम का नाम लिखोगे तो उसके नाम के साथ क्या जोड़ दोगे, 8 जोड़ दोगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या नाम हो जाएगा, क्रोमेट। इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालें, कितने निकल आई है 3, और लास्ट में जो बाहर वाला पार्ट है उसे ले देंगे, हम ले देंगे हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट। अगला अगर हम बात करें इसका दूसरा पॉइंट की, अगर हम अच्छा अभी ये कह रहा है इसका इलेक्ट्रोन बताना आपको। इलेक्ट्रोन की अगर बात करेंगे हम तो बेटा किसके इलेक्ट्रोन CR का, CR कितना होता है 24 होता है। इलेक्ट्रोन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1, ठीक है। अब बात है ये, लेकिन हमें किसका दिखाना है +3 का, क्योंकि इसमें परमाणु थोड़ी है, इसमें परमाणु नहीं है, ये CR परमाणु नहीं है, CR जो है +3 आयन है, इसमें आयन की फॉर्म में। तो बेटा इसके इलेक्ट्रोन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 घटा दो इसमें से तो रह जाएगा बेटा 3 3 2 5, ठीक है। तो बेटा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 24 है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24 माइनस का 3 माइनस का 3 बराबर 21। तो हमने 21 इलेक्ट्रॉन कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। ये बेटा 2 नंबर का सवाल है, जबकि ये देखते हैं ये 1 नंबर का सवाल है। इसको पहले रफ करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है। रफ करेंगे तो खुद निकल कर आ जाएगा बच्चे। ओ सॉरी, खुद नहीं निकल कर आएगा, हमें करना पड़ेगा सवाल। खुद से कुछ नहीं होता है, खुद से करने वाले कुछ नहीं होता है। जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाते। तो बेटा ज़िंदगी में हमेशा मकसद रखो। जिसने अपनी लाइफ में संघर्ष करा वो ही सक्सेस हुआ, चाहे कोई भी बंदा हो। लेक्चर नहीं देंगे इस पर, हम सिर्फ अपना काम करेंगे, ठीक है। CR इसकी बात करें, दूसरे वाले की बात करेंगे तो बेटा CrH2O, H2 लिख रखा कितना, नहीं Cl लिख रखा है, CrCl3 और लिख रखा है NH3 का होल था बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो बेटा क्या निकाला है इसकी ऑक्टेट संख्या निकालते हैं। तो Cr है 3 Cl है और 3 NH3 है, बराबर हमारे पास 0। तो इसे x मान लें, Cl की जो होती है -1 होती है, इसकी होगी हमारे पास 0 बराबर 0। तो बेटा x का मान -3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा +3, ठीक है। नाम की अगर हम बात करेंगे तो बेटा पहले क्लोरो आगा, पहले एक्वा आगा, पहले आगा एक्वा, तो हम लिखेंगे ट्राई एक्वा, सही है। और ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरो क्रोमेनियम थर्ड, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन मास की बात करेंगे तो अभी कराया है मैंने Cr+3 का इलेक्ट्रॉन मास अभी पीछे कराया, देखो पीछे जाके, ठीक है। अगला सवाल करेंगे हम, अगला सवाल देखते हैं इसका IPC नाम निकालते हैं, इसकी क्वेश्चन क्या निकाल के देखते हैं। देखो अगला सवाल जो है बच्चे वो है CONH3 का होल 5 और साथ में है Cl और ब्रैकेट में Cl2, ठीक है। CO 1 है और 5 NH3 है, 1 Cl है और 2 Cl यहाँ पे हैं, बराबर क्या मान लेंगे हम 0। जिसको निकालते हैं उससे x मान लें। अमोनिया उदासीन लिगैंड से 0 माना जाएगा, माइनस की 1 होती है इसकी, और इसकी भी माइनस की 1 रखेगी, बराबर हमारे पास 0। कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा बच्चे +3। IPC नाम की बात करेंगे तो बेटा होता है पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड और लास्ट में लिखा जाएगा क्लोराइड, ठीक है बच्चे। अगला इसकी बात करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। देखो इसको फिर फिनिश करते हैं। अच्छा कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन मास का दिखाओ कितना होता है 27। तो बच्चे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, ठीक है। लेकिन बच्चे इस जगह कोबाल्ट +3 है, सही है, 24 तक होगा। 1s2 2s2 और 2p6 3s2
3p6 और 3d6, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इस सवाल की बात करेंगे तो इसको पहले रफ करते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो लिख रखा है सवाल नंबर 4 पे लिख रखा है सोडियम के साथ क्या लिख रखा है, आपको लिख रखा है FeCl का होल 4। तो एक सोडियम दे रखा है, एक इसमें Fe है और 4 कौन है Cl बड़ा हमारे पास 0। सोडियम की ऑक्टेट संख्या होती है +1, जिसको निकाल लो उसे x मान लो। 4 क्लोरीन की होती है -1 क्लोराइड की, तो +1 x -4 बराबर हमारे पास 0। s का मान निकालोगे +4 -1 बराबर +3, ठीक है। नाम की अगर बात करेंगे तो बेटा नाम हो जाएगा सोडियम, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम टेट्रा क्लोरो, सोडियम टेट्रा क्लोरो। फेरेट 8 लगेगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड्स है, ठीक है, 8 लगेगा और साथ में ऑक्टेट संख्या कितनी लिखाएगी, इसकी 3 आ जाएगी, ठीक है। Fe की अगर हम इलेक्ट्रॉन वाइज की विन्यास की बात करेंगे तो Fe का होता है परमाणु क्रमांक 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सही है, 3d6 और 4s2, ठीक है। लेकिन 4s2 इसमें Fe परमाणु नहीं आयन है, तो अब बात करेंगे 3 घटा दो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ठीक है, हो गया इसके इलेक्ट्रॉन मास। लास्ट रह गया, इसको भी करके देखते हैं, लास्ट वाले का भी करके देखते हैं इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, इतने इजी पेपर आएगा तो आपको 70 बड़े 70 नंबर आ जाएंगे, सही है। देखो K4 Fe नहीं है, Mn है, K4 Mn साथ में Cn का होल 6, बच्चे ये है। 4 पोटेशियम दे रखे हैं, एक Mn है और 6 कौन है साइनाइड हैं, बराबर 0 मान लो। पोटेशियम का होता है +1 होता है, इसको x मान लो और 6 -1 बराबर हमारे पास 0, +4 हो जाएगा, x -6 बराबर हमारे पास 0, x का मान निकालेंगे +6 -4 बराबर +2, ठीक है। तो अब नाम पढ़ते हैं इसका, तो बेटा नाम क्या लिखाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, सही है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो इसका पहला प्लस लिखा है, माइनस चार्ज है तो सेंटर मेटल एटम के साथ 8 लगा दिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नेट 4th है, सेकंड मैग्नेट सेकंड, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या अगर हम सब चीज़ निकल गया, ऑक्सीजन संख्या भी निकल गई, नाम ही लिख दिया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वाइज बिट कितना होता है, 25 होता है बच्चे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 25 होता है ना, और 4s2 हो गया इलेक्ट्रॉन वाइज। लेकिन यहाँ पे Mn परमाणु नहीं आयन फॉर्म में है, आयनों करके दिखाओ तो आयनों कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, ठीक है, हो गया इसका इलेक्ट्रॉन वाइज, ठीक है। अब आधा वाला सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एक ही करके देखेंगे, एक कर लिया हमने ऊपर वाला, आधा वाला छोड़ देंगे, ठीक है। इसका देखते हैं खैर सवाल अब देखते हैं, कह रहे हैं मोनोहाइड्रिक छठे का सवाल देखते हैं बेटा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने की 2 विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर होने वाले विक्रियाओं का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ये नहीं करेंगे, नीचे वाला करेंगे क्योंकि भारी सवाल है, स्ट्रक्चर बनेगा, रिएक्शन लिखाएंगे बहुत ज़्यादा। तो आपको एक बात और बता रहा हूँ इस समीकरणों को देखकर, बेटा नेमन रिएक्शन जितनी भी होती है हमारे पास, बोटास फिक्टिन हमारे पास, कैनोजारो और क्या बोलते हैं, कैनोजारो विलियमसन सेमिट कार्बन अमीन, बहुत सारी 25 से 30 रिएक्शन होती है इंटर के सिलेबस में। उन रिएक्शनों को तो आपको तैयार करना चाहिए था पहले से पहले, जैसे कि आपसे ये सारे रिएक्शन में 5 रिएक्शन है 6 रिएक्शन है, नेमन रिएक्शन जरूर आती है, जैसे कि ये अधवा में आ गई हैं, ठीक है। ऊपर वाला सवाल नहीं करेंगे, इसको कट करते हैं, इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले सवाल को, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले क्या लिख रहा है, रायमन टीमन अभिक्रिया, रायमन टीमन अभिक्रिया। बच्चे मैंने बताया है आपको, वो बता भी रहा हूँ आपको, मैं सजेशन दे रहा हूँ कि बच्चे आपको हर हाल में आपको अगर 8 से 10 नंबर या 12 नंबर पक्के करने हैं तो आपको नेमन रिएक्शन वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, सही है, बुक के अंदर या क्वेश्चन बैंक के अंदर उनको तैयार रखना आपको बड़े अच्छा करके। लेकिन देखो मैं बताऊं, कोई भी सिलेबस 4 से 1 या 2 महीने में तैयार नहीं हो पाता है, क्या ही आपका फिजिक्स का, मैथ का, बायो का या आपका केमिस्ट्री की बात कर लो, बड़ा लेंथी सवाल होता है, एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल होता है, 1 दिन में 2 दिन में नहीं, पर डे 1-2 घंटे पढ़ने के बाद सिलेबस कम से 7 से 8 महीने में जाकर तैयार होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर होता है। हम अगर हाँ तेज़ी से क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो जब भी कर रहे हैं क्योंकि हम सब कुछ आता है बेटे,
तो बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। देखो रायमेटिवन अभिक्रिया पर टिप लिखते हैं, क्या नंबर में रायमेटिवन अभिक्रिया क्या नंबर देखा जाएगी बच्ची, ये देखा जाएगी हमें 2.5 नंबर, और कोल्बे अभिक्रिया क्या नंबर देखा जाएगी 2.5 नंबर। टोटल हमें कितने मिलेंगे 5। रायमेटिवन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो बेटा जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से करते हैं, टेम्परेचर 340 डिग्री सेल्सियस। सही है मैं डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहा हूँ, कह रहा है सिर्फ टिप्पणी लिखनी है आपको, जबकि मैकेनिज्म भी नहीं बोल रहा है, वो क्रियाविधि कैसी होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन टूटा, कैसे इलेक्ट्रॉन लगा, बॉन्ड कैसे टूटा, बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, कैसे बॉन्ड ऐड हुआ, ये सारी होती है किसी भी अभिक्रियाओं की क्रियाविधि होती है। तो बेटा बोर्ड में कभी भी क्रियाविधि नहीं पूछता है, बोर्ड में कभी भी क्रियाविधि नहीं पूछता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो तो बच्चे यहाँ से जो 200 गुणा मान लो पहले से पहले, फिनॉक्साइड के रूप में ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करेगा तो प्लस माइनस, तो बेटा मैंने बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ से H निकल गया, Na पहुँचा यहाँ पे, H निकल गया यहाँ पे, Na पहुँचा। सही है, तो साथ में क्या निकलेगा बेटा H2O बनेगा। सही है, क्या बनेगा H2O। ठीक है, H2O। ठीक, इसको भी साफ करते हैं NO2। लेकिन यहाँ से भी आपको क्लोरोफॉर्म, यहाँ से भी आपको क्या निकालना है H निकालना, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा CH, इधर भी Cl आ जाएगा और इधर भी Cl आ जाएगा, साथ में निकलेगा NaCl। साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा बच्चे NaCl। ठीक है, कितने H2 निकलेंगे 2H2। ठीक, अगर हम बात करेंगे इसकी रिएक्शन, अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर करा रहा हूँ मैं 2NaOH से, किससे रिएक्शन करा रहा हूँ 2NaOH से, तो बच्चे यहाँ से निकल जाएगा 2NaCl, ये भी Cl निकल जाएगा, ये भी Cl निकल जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा Na, तो यहाँ निकल जाएगा 2NaCl। तो प्रोडक्ट जो बन का आ जाएगा वो बन का आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये लिख रखा है पहले से ही। तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा CH, और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा OH। सही है, अगर मैं इस वाले प्रोडक्ट है अगर मैं H2O निकाल दूँ तो प्रोडक्ट बन का आ जाएगा O Na पॉजिटिव, ये तो लिख रखा है आपको, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CHO। सही है, अगर मैं इसकी रिएक्शन तनु HCl से कर दूं, तनु HCl से, तो यहाँ से निकलेगा बच्चे क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा NaCl। क्या निकल जाएगा NaCl। प्रोडक्ट की फॉर्म में जो आ जाएगा वो आ जाएगा OH, और साथ में आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा CHO। इसका नाम जो होता है वो होता है सैलिसिलिक सेल्डिहाइड होता है इसका इसे नाम। ठीक है, और सही लिख रहा हूँ तो मिस्टेक होगी इसमें, सिलिसिलिड होता है बेटा, सैलिसिल्डिहाइड। सही है, और इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो बेटा जब फिनोल की अभिक्रिया, देखो परिभाषा क्या लिखेंगे, रायमेटिवन अभिक्रिया टिप्पणी बोल रहा है ना, टिप्पणी बोला तो बेटा परिभाषा लिखनी है आपको, तो हम बोलेंगे जब रायमेटिवन की अभिक्रिया में कैसे लिखाएगा, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से, जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार से 340 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड मुख्य उत्पाद बनता है, जिसको रायमेटिवन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है, फिर आपको ये रिएक्शन लिखकर दिखानी है। 2.5 नंबर पक्के हो गए। सर अगर मैं इसकी जगह अगर मैं CCl4 ले लूँ, अगर मैं क्या ले लूँ CCl4, तो बेटा प्रोडक्ट जो बन का आएगा वो बन का आएगा, ये प्रोडक्ट जो बन का आएगा वो आएगा C, और यहाँ आएगा COOH। इसका नाम है इसका नाम है सिलिसिलिक अम्ल, इसका नाम है सिलिसिलिक अम्ल। तो आप रायमेटिवन अभिक्रिया के अंदर आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराओगे सेम कंडीशन पर तो बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, और आप करोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड से तो बनता है बेटा सिलिसिलिक अम्ल। 2 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, आप कौन सी भी एक लिख कर दिखा दो। अगली रिएक्शन की बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन की अगर बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की नहीं है, अगली रिएक्शन जो है ना वो है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया की बात करें तो कोल्बे अभिक्रिया लिख कर दिखा रहे हैं आपको। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं कोल्बे अभिक्रिया। क्या है कोल्बे, ओ भाई क्यों दिक्कत कर रहा है, कोल्बे
कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में हम फिनोल लेंगे, फिनोल की अभिक्रिया कराएंगे हम NOS से, NOS से क्या निकल जाएगा, यहाँ से है बन जाएगा H2 निकल जाएगा, तो हम बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा उसकी अभिक्रिया करा देंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, 4 से 8 ATM दाब पर, साथ में 400 केल्विन टेम्परेचर पर, 400 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये बन जाएगा बेटा COONA, COONA, साथ में क्या बन जाएगा, ये फिनोल इस टाइप से। फिर इसका कर देंगे हम पुनर्विन्यास कर देंगे, पूर्ण विन्यास कर देंगे। तो पूर्ण विन्यास कर देंगे तो बेटा ठीक है, चलो पूर्ण विन्यास करते हैं, ठीक है। ऐसे S निकालते हैं, पूर्ण विन्यास करेंगे तो ये H इसके पास लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा OH, ठीक है, OH। और यहाँ पर आ जाएगा आ जाएगा COONA, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अगर मैं कर दूं तनु HCl से, किससे कर दूं, तनु HCl से, तो है निकल जाएगा NaCl। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा बेटा COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक सैलिसिल्डिहाइड होता है इसका नाम, सैलिसिलिक अम्ल होता है। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। वैसे आप और भी नाम लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये नाम लिख दो आप, IPAC नाम लिख दो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अगर आपको वो नाम याद नहीं आ रहा है तो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो आप क्या, आपके परिभाषा से क्या बोलोगे, जब फिनोल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 ATM दाब पर तथा 400 केल्विन पर अभिक्रिया करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल, जिसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, बनता है, जिसको कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट वाले सवाल पर पहुँचते हैं अब, ठीक है। लास्ट वाले सवाल पहुँचते हैं, निम्नलिखित, देखो इसमें भी 2 सवाल दे रखे हैं, क्या 2 सवाल दे रखे हैं, आधा वाला कर लो या फिर ऊपर वाला कर लो। ऊपर वाला करके देखते हैं, क्योंकि पहले रिएक्शन है, जल्दी हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा। SN1 SN2 रिएक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। SN1 और SN2 रिएक्शन पर आपको संचित ट्रिब्यूट लिखनी है, आपको SN1 की रिएक्शन SN2 की बात समझानी है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर जो है, हेलो एल्केन का टॉपिक, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है SN1 SN2 रिएक्शन। इस पर अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो बेटा 1 सवा घंटे क्लास बना सकता हूं इस पर, बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से SN1 SN2 पर रिएक्शन पे मैं 1 सवा घंटे क्लास बना सकता हूं बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन इससे भी जल्दी और आसानी से जो कहीं भी गलती नहीं होगी बेटा, ऊपर वाला सवाल होगा, तो आपको ऊपर वाला सवाल करियो। कह रहा है निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से बनाओ। किसे बनाना है, क्लोरोबेंजीन से। पहले क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल, फिर क्या बनाना है आपको डाइक्लोरोबेंजीन, फिर क्या बनाना है हमारे पास क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेटा पहला जो मिलेगा आपको 2 नंबर का मिलेगा, फिर आपको 1 नंबर का, फिर आपको क्या नंबर का, 2 नंबर का। तो बनाना किससे है, क्लोरोबेंजीन से। और कह रहा है बेटा केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, ठीक है। तो बेटा देखो पहला वाला करते हैं, तो बेटा हम 7 में का क्या का पहला सवाल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल करेंगे तो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है, वो होता है ये, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्लोरोबेंजीन, ये क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन। सवाल लिख रखा है क्लोरोबेंजीन से सवाल जो है, ये पहला सवाल है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है मुझे, क्लोरोबेंजीन से, हिंदी में लिखो से करके, ऐसे आपको हेडिंग बनानी, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है मुझे, पिक्रिक अम्ल बनाना है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है मुझे, पिक्रिक अम्ल। तो बेटा पहले आप देखो पिक्रिक अम्ल जो बनता है वो फिनोल का रासायनिक गुण है, पिक्रिक अम्ल जो बनता है वो फिनोल का रासायनिक गुण है। फिनोल का रासायनिक गुण में इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसमें फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो पहले हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन को हम जो डायरेक्टली बनाएंगे वो बनाएंगे हम पहले फिनोल, ठीक है। तो आप ना रिएक्शन कराओ, आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओ आप NOS से। किस रिएक्शन कराओ मैं, NOS से। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ निकल जाएगा NaCl निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ बन जाएगा बेटे फिनोल,
क्या बन जाएगा यहाँ पे फिनोल। अब जो फिनोल बन के आ गया उसकी अभिक्रिया HNO3 से कराएंगे। किससे कराएंगे? HNO3 से। कितने लेंगे? 3। साथ में किससे कराएंगे? ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए सांद्र। उपस्थिति किसकी होगी? तो उपस्थिति होगी बेटा सांद्र H2SO4 की, सांद्र H2SO4 की। सही है। यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा। देखो लिखता हूँ मैं, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा और यहाँ से निकलेगा OH। तो बच्चे देखो इलेक्ट्रोप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रोप्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसमें इलेक्ट्रोप्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रो काय का होता है? वो होता है बेटा E+। यानी कि ये जो अटैक मारेगा ये प्लस वाला अटैक मारेगा किस पे? कार्बन पर। और कार्बन काय का होता है? माइनस का। पहले आपको मैकेनिक्स देखनी है, मैकेनिक्स पढ़नी है सारी, उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ कि रिएक्शन ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिखानी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिखानी है आपको। तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा 3H2O। क्या निकल जाएगा? 3H2O। तो OH तो है ही, तो बेटा किसने निकाला है? निकाला है NO ने। तो एक NO यहाँ आ जाएगा NO2 और एक NO2 आपका यहाँ आ जाएगा बच्चे, और एक NO2 आपका यहाँ आ जाएगा। सही है। तो बेटा क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर क्या बन गया? फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं? नाइट्रिक अम्ल से। कैसा है? सांद्र। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। क्या बन गया? ये बन गया बच्चे 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड। एक सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया। सवाल नंबर देखते हैं दूसरा, यहीं कर दूंगा सब सवाल में, ठीक है। ये सवाल पहला हो गया। सवाल नंबर दूसरा क्या रहा है? सवाल दूसरा बोल रहा है बच्चे कि हाँ क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है आपका? से क्लोरोबेंजीन से पहले क्या बना लिया मैंने? पिक्रिक अम्ल। अब क्या बनाना है मुझे? क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा लिख देंगे क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन। बहुत ईजी है एकदम, क्लियर रिएक्शन लिखनी है। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है ये। डाइक्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो बच्चे रिएक्शन कराओ Cl2 से, और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए FeCl3 की, साथ करेंगे। तो बेटा यहाँ से निकलेगा HCl निकल जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बन के आएंगे, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बन के आएंगे। इसकी रिएक्शन की मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिएक्शन, देखो चलो डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो एक Cl तो मैं था पे यहाँ पे, यहाँ से क्या निकला H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, या एक यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? Cl। ये बना बच्चे 80%। ये कितना परसेंट बना? 80%। और ये कितना परसेंट? 20%। नाम की अगर हम बात करेंगे तो बेटा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो कह रहा है क्लोरोबेंजीन से डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगी समीकरण। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। अब एक और रहेगी, क्या रह गया? क्लोरोबेंजीन का सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ लिख कर दिखा दूंगा मैं इस वाले रिएक्शन को, जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन मैं यहाँ लिख कर दिखा दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना आपको? क्लोरोबेंजीन से बनाना क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेटा क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, देखो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अभी किससे करनी है? H2SO4 से। कैसा है ये? सांद्र। कैसा है ये? सांद्र। उपस्थिति किसकी होगी? सांद्र HNO3 की, सांद्र HNO3 की, ठीक है। क्या निकलेगा यहाँ से? H2O निकलेगा। एक H से और एक H से H2 निकलेगा, ठीक है बच्चे। तो ये बन जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा SO3H, और एक या करके आ जाएगा बेटा Cl, यहाँ आ जाएगा SO3H। ये बनेगा 80%, सही है। मार्कर चेंज करते हैं, ये बनेगा 80%, दोनों 80, ये बनेगा 80%। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा बेटा 20%। कितना बनेगा? 20%, ठीक है, 20%। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,2, ठीक है। मार्कर फिर चेंज करते हैं, चलो रहने दो। इसका नाम है 1,2, इसका नाम है 1,2, ठीक है। तो बेटा ये बोलेंगे हम 1 क्लोरो,
1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, ऐसी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेटा ये एक सवाल और रह गया इसके बाद, ठीक है। देखो क्लोरो बेंजीन से कह रहा है बेटा, क्लोरो बेंजीन से आपको क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल, तो बेटा स्टेप से बनेगा, क्लोरो बेंजीन से पिक्रिक अम्ल स्टेप से बनेगा, ये रिएक्शन लिख रखी है। जबकि क्लोरो बेंजीन से डाइक्लोरो बेंजीन कैसा बनेगा, तो बेटा ऐसा बनेगा, स्टेप से ये लिख रखी रिएक्शन। जबकि क्लोरो बेंजीन से क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक कैसा बनेगा, तो रिएक्शन ये लिख रखी है। आप क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया NOH से करा के फिनोल बनाओगे, फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओगे, नाइट्रिक अम्ल से क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया डाइक्लोरो बेंजीन बनाना है आपको, तो Cl2 से रिएक्शन करोगे, FeCl3 की उपस्थिति में, तो डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा। क्लोरो बेंजीन से आपको बनाना है क्या, क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो आपको देखो स्टेप से लिख दोगे आप, एक्स्ट्रा सपोर्ट से रिएक्शन करा दोगे। अगले सवाल पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से बेंजोइक अम्ल, निम्नलिखित को लिखा जाएगा, निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, निम्नलिखित को बेंजोइक अम्ल से लिखा बेटा को, यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर लिखाएगा को, निम्नलिखित को बेंजोइक अम्ल से कैसे प्राप्त करोगे। दोनों ही नेमन रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन कर दो, नीचे वाली रिएक्शन कर दो, मेरी तो ऊपर वाली से लग रही है, ये भी हो जाएगी। कैनोजर अभिक्रिया बहुत ईजी है, ट्रिपल लिखनी है। बिकार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया इससे हो जाती है, COO और CH2 और COOS हो जाएगी। कैनोजर अभिक्रिया SCHO साथ में NOS हो जाएगी, सही है। एल्डो संघनन CH3CHO और HCS3CHO से हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, ये थोड़ा भारी है, ये बहुत ईजी है। तो बेटा इसको नहीं कर रहे हम, आधा वाला क्वेश्चन को नहीं कर रहे हम, आधा वाला क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हो जाएगी रिएक्शन, आपको सिर्फ ये वाला करके दिखाओ, ठीक है। ये तो और भी रिएक्शन जी है, ये थोड़ा हार्ड रिएक्शन ये है, इसके कर देखते हैं। तो क्या लिख रखा है बेटा, बेंजोइक अम्ल। आपको बेंजोइक अम्ल से पहले क्या बनाना है, टाउलिन, ठीक है। तो बेटा 7 में का पहला देखना, देखो 7 में का क्या नहीं, खे वाला सवाल होगा, अब तो ये आधा वाला सवाल चल रहा है ना, 7 में का खे, ठीक है, यही 5 नंबर का आएगा। तो कह रहा है बेटा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला जो होता है बच्चे वो ये होता है, देखो ये बेंजोइक अम्ल है, ये है हमारे पास COOH। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है हमें, टाउलिन। तो आपको अगर टाउलिन बनाना है तो आपको पहले बेंजीन बना लो, तो बेंजीन बनाने के लिए आप रिएक्शन कर दो NOS से, किससे कर दें, NOS से, ठीक है। क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O, यहाँ से H और यहाँ से O, सही है, OH निकल जाएगा। तो वह आ जाएगा हमारे पास COONA क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये रह गया बेंजीन। फिर अभिक्रिया कर दो इसकी, किससे कर दें, NOS से कर दें, तो साथ में क्या बन के आ जाएगा, तो बन के आ जाएगा बेटा, अच्छा निकालते हैं ऐसे निकल जाएगा बेटा, ये निकल जाएगा Na, ये वाला नेगेटिव पार्ट और ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट जाएगा ऐसे। तो आप एक काम करते हैं, इसको H को लेकर जाओ यहाँ पे, तो यहाँ रह जाएगा Na2, सही है, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा Na2, सही है, Na2 एक N गया है, एक N गया है, NO2CO3 साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा बच्चे बेंजीन, क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब बेंजीन बन गए, देखो बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर क्या बनती है, बेंजीन बनती है, ये बात समझो। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करने पर क्या बनती है, बेंजीन बनती है। अब बेंजीन जब बन गई तो बेंजीन की अभिक्रिया कर दो आप, बेंजीन की अभिक्रिया आप कर दो CH3Cl से, यानी कि मैथिल क्लोराइड से। बच्चे मैथिल क्लोराइड से कर दोगे तो बेटा ये होगी हमारे पास उपस्थिति किसकी होगी, ये होगी AlCl3 की उपस्थिति के साथ क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। AlCl3 कैसे होगा बताओ, वो होगा हमारे पास निर्जल, सही है। तो यहाँ से और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया है ये फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया है भाई, फिल्डरक्राफ्ट है, क्योंकि उपस्थिति किसकी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, फिल्डरक्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब यहाँ से आपने H निकाला, यहाँ से आपने H निकाला है और यहाँ से Cl निकाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा CH3, सही है। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मैथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मैथिल क्लोराइड या नहीं, मैथिल बेंजीन जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम टाउलिन, क्या बोलते हैं, टाउलिन, ठीक है, बन गया। अगला सवाल देखते हैं, हो गया। देखो बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया कास्टिक क्षार से करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। बेंजीन की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 को उपस्थिति में करेंगे तो मैथिल बेंजीन बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे। अब एक सवाल और ये रह गया, देखो बेंजोइक अम्ल, साथ में का भी ख्याई है, देखो बेंजोइक अम्ल बना में ना, बेंजोइक अम्ल से क्या बनना है, बेंजामाइड। तो बेटा बेंजोइक अम्ल का फार्मूला तो ये है,
क्या बनाना है मुझे, बेंजामाइड। तो बेंजामाइड बनाएंगे तो आप एमाइड आना है बेटा, NH3 से रिएक्शन कर लो, आप करो NH3 से रिएक्शन, ठीक है। तो ये बन जाएगा COONH4, COONH4 साथ में, सही है, NH4, और आप यहाँ से जो निकालो बन जाएगा, सही है, H इसके पास पहुँचेगा, H पहुँचेगा इसके पास, NH4 बन जाएगा, ठीक है। अब अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, आप यहाँ से निकाल दो आप H2O, 2 H और 1 O, तो यहाँ रह जाएगा बेटा CONH2, CONH2, सही है, ये रह गया। तो ये क्या आ गया बताओ, ये आ गया हमारे पास बेंजामाइड, ये भी रिएक्शन भी हो गई, ठीक है। अब क्या बनाना है मुझे, अब बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है मुझे बनाना है एथिल बेंजोइड। तो एथिल बेंजोइड इधर बना लेते हैं, देखो एथिल बेंजोइड की बात करेंगे तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला लिखो पहले, CH3COOH, सही है। क्या बनाना है मुझे बनाना है एथिल बेंजोइड। तो बेटा एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कर दो ना, ये एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, देखो ऐसे कर दो, ये एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कर दो आप, ठीक है। यहाँ से है निकल जाएगा हमारे पास, ये कंडीशन निकल जाएगी, ये ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगा बेटा H2O, क्या निकल जाएगा H2O, तो यहाँ रह जाएगा COO और C2H5, भाई क्यों मिट रहा है, C2H5, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास एथिल बेंजोइड, सही है, एथिल बेंजोइड लिख रखा है। तो बेंजोइक अम्ल से टॉलिन कैसा बनेगा, बेंजिल अम्ल से टॉलिन बनना है, ठीक है, बेंजिक अम्ल से टॉलिन बनना है, वो रिएक्शन ये लिख दी हमने, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल से क्या बनना है, बेंजामाइड, तो बेटा वो रिएक्शन हमने ये लिख दी, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड बनना है, तो बेंजामाइड बनना, तो वो रिएक्शन हमने ये लिख दी, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल से हमें क्या बनाना है, बनाना है एथिल बेंजोइड। तो बेटा एथिल बेंजोइड की अभिक्रिया हमने ये लिख दी, ठीक है, ये लिख दी मैंने। तो बच्चे ये पूरा कंप्लीट पेपर हो गया है, ठीक है। और मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आपको हर तीसरे दिन में या चौथे दिन में एक नया आपको शॉर्ट पेपर मिलेगा, 1 सवा घंटा लगभग हो